मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमने पिछले वीडियो से एक नई कला सीरीज़ शुरू की है, कला परीक्षा पॉइंटर से। दोस्तों, इसी सीरीज़ का आज दूसरा पार्ट है, जिसमें पहला चैप्टर है भारतीय कला का अर्थ एवं उसका स्वरूप। आज की हेडिंग है भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। धार्मिक एवं आध्यात्मिकता। भारतीय कला का स्वरूप धर्म प्रधान है। भारतीय कला का स्वरूप कैसा है दोस्तों? धर्म प्रधान है। अंतःकरण की प्रेरणा। भारतीय चित्रकला में मनुष्य के स्वभाव या अंतःकरण को गहराई तथा पूर्णता से दिखाने का महत्व है। कल्पनाप्रियता। भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता कल्पनाप्रियता है। क्या है? भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता कल्पनाप्रियता है। प्रतीकात्मक। भारतीय कला की एक विशेषता उसकी प्रतीकात्मक में निहित है। आदर्शवादिता। भारतीय चित्रकला यथार्थ की अपेक्षा आदर्श में ही विचरण करती है, इसलिए इस कला में आदर्शवादिता का विशेष महत्व है। रेखा व रंग। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। दोस्तों, कई बार ये पूछा गया है प्रश्न कि भारतीय चित्रकला डैश प्रधान है, तो भारतीय चित्रकला जो है वो रेखा प्रधान है और रेखा के साथ साथ रंग प्रधान भी है। क्या है? रेखा के साथ साथ रंग प्रधान भी है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय चित्रकला डैश प्रधान है, तो भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। अगला है अलंकारिकता। भारतीय चित्रकला में अलंकरण का अधिक महत्व है। क्या है? भारतीय चित्रकला में अलंकरण का अधिक महत्व है। अगली हेडिंग है दोस्तों कला के षडंग। क्या है? कला के षडंग। वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन है। जैसे दोस्तों पहले ही बताया जा चुका है कि वात्स्यायन द्वारा रचित ग्रंथ किसमें? कामसूत्र में। कितनी कलाओं का वर्णन है? तो 64 कलाओं का वर्णन है, जिसमें चौथे स्थान आलेख्यम अथवा चित्रकला का वर्णन है। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में 11वीं शताब्दी में यशोधर पंडित ने जयमाला नाम से टीका लिखा, जिसमें 6 अंगों का उल्लेख है। इसमें कहा गया है रूप भेदा प्रमाणी भाव लमण योजना श्रदश वर्णिका भंग इति चित्र षडंग क्रम। रूप भेद, दृष्टि का ज्ञान या आकृतियों में भिन्नता, प्रमाण, माप तौल या आकृतियों का ठीक ठाक भाव, आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे या आंतरिक भावना की अभिव्यक्ति। लमोड़ योजना। लमोड़ योजना कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश या व्यास सौंदर्य या रूप परिमिति। सदृश में है आकृतियों में समानता। वर्णिम भंग। नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। यह चित्रकला की सबसे कठिन साधना है। भारतीय चित्रकला के षडंग के प्रमुख तर्क हैं। यशोधर पंडित कृत जयमंगला टीका में 6 अंगों का उल्लेख है। पहली हेडिंग आती है दोस्तों रूप भेद। रूप भेद के द्वारा आत्मा और चक्षु द्वारा रूप की पहचान होती है। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम जयमाला है, जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख है। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है? जयमंगला, जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख है और यह ग्रंथ पंडित यशोधर द्वारा लिखा गया। रूप भेद के द्वारा रूपों के बाहरी भेदों का अध्ययन किया जाता है। कामसूत्र ग्रंथ के टीकाकार यशोधर पंडित हैं। रूप भेद के द्वारा आकृतियों की भिन्नता तथा दृष्टि का ज्ञान प्रकट होता है। अगला है प्रमाण। आकृतियों का ठीक ठीक अनुपात प्रमाण कहलाता है। क्या कहलाता है? आकृतियों का ठीक ठीक अनुपात प्रमाण कहलाता है। प्रमाण के द्वारा वस्तु का ब्यौरा प्रकट किया जाता है। प्रश्न ये पूछा गया है दोस्तों कई बार, प्रमाण के द्वारा क्या प्रकट किया जाता है? तो प्रमाण के द्वारा जो है वस्तु का ब्यौरा प्रकट किया जाता है।
अनुपात, लंबाई, चौड़ाई व शारीरिक रचना की माप प्रमाण के अंतर्गत आती है। कला आचार्यों ने प्रमाण की दृष्टि से 5 रूपों को बताया है। कितने रूपों को? 5 रूपों में। शुक्राचार्य ने पुरुष आकृतियों के 5 भेद बताए हैं। शुक्राचार्य ने पुरुष आकृतियों के कितने भेद बताए हैं? तो 5 भेद बताए हैं। नर, क्रूर, असुर, वामन और कुमार। अगलो दोस्तों, एक टेबल दिया गया है इसमें आकृतियाँ और ताल है। मानव में 8 ताल और उत्तम 9 ताल होते हैं। भयानक मानव में 12 ताल, राक्षस में 16 ताल, कुमार में 8 ताल और बालक में 5 ताल बताए गए हैं। फिर से एक बार देखिए, मानव में 8 ताल, भयानक मानव में 12 ताल, राक्षस में 16 ताल, कुमार में 8 ताल और बालक में 5 तालों का वर्णन है। प्रमाण का एक अंश ताल कहलाता है। प्रमाण में एक ताल 12 अंगुल का होता है। प्रमाण का एक अंश क्या कहलाता है? ताल कहलाता है। और प्रमाण के एक ताल 12 अंगुल का होता है। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्रमाण में एक ताल कितने अंगुल का होता है? तो प्रमाण में जो है एक ताल 12 अंगुल का होता है। भारतीय कला मनीषियों ने मानव शरीर को 7.5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 7.5 भागों में। माइकल एंजेलो ने मानव देहकृति को 8 भागों में बांटा है। दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि माइकल एंजेलो ने मानव देहकृति को कितने भागों में बांटा है। तो माइकल एंजेलो ने मानव देहकृति को कितने भागों में बांटा है? तो 8 भागों में बांटा है। दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न तैयार होता है। अगला है, भारतीय कला मनीषियों ने प्रमाण को ताल, कार प्रमाण अथवा मनोत्पत्ति के नाम से भी संबोधित किया है। प्रमाण शब्द में प्रमा नाम से भी संबोधित करते हैं। प्रमाण को ही संबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है। प्रमाण को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो संबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है। आदर्श मनुष्यकृति के लिए भारत में 9 ताल प्रमाण निर्देशित होता है। 12 अंगुल बराबर 1 सिर होता है। 12 अंगुल बराबर कितने सिर होता है? 1। एक सिर को 4 भागों में बांट सकते हैं। एक सिर को 4 भागों में बांट सकते हैं। केश, ललाट, नासिका और ओंठ। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से? केश, ललाट, नासिका और ओंठ। अगली हेडिंग है दोस्तों, भाव। आकृति की भंगिमा को भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? आकृति की भंगिमा को भाव। भाव कला को अभिव्यक्ति देती है। भाव कला को क्या देता है? अभिव्यक्ति। भारतीय कला में भाव व्यंजना को बड़ा महत्व दिया गया है। भावों का रस से घनिष्ठ संबंध है। भाव और जो रस हैं उनका आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। रस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम भरत मुनि ने किया था। दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर कई बार ये पूछा गया है कि सर्वप्रथम रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या है? सर्वप्रथम रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों, सर्वप्रथम जो रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो भरत मुनि ने किया था। किसने? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने 8 रस और उनके 8 स्थायी भाव माने हैं। भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। अभिनव गुप्त ने 9वां रस माना है, वो है शांत रस। कौन सा रस माना है? 9वां? शांत रस। तो अगर भरत मुनि के अनुसार पूछा है तो 8 रस है, और अभिनव गुप्त के अनुसार पूछा जाएगा तो 9 रस। इस सारणी में रसों के स्थायी भाव को स्पष्ट किया गया है। जैसे श्रृंगार का भाव है रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह और रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का घृणा, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य और शांत का निर्वेद। भाव किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होता है। चित्रसूत में कहा गया है कि घरों में श्रृंगार, हास्य तथा शांत रसों के चित्र रखने चाहिए। राजभवन तथा देवालयों में सभी रसों के चित्र रखे जा सकते हैं।
विभाव के दो भेद होते हैं। विभाव के कितने भेद होते हैं? दो, आलंबन और उद्दीपन। अनुभव के तीन भेद होते हैं। दोस्तों, अनुभव के कितने भेद होते हैं? तीन, कायिक, मानसिक और सात्विक। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है संचारी भावों की संख्या? 33। चित्र में सौंदर्य की दृष्टि हेतु लावण्य योजना की जाती है। रूप कुमार ने उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ में कहा है कि जिस प्रकार हथेली पर मोती हिलाने से उसके अभय अंतर से तरलता निकलती प्रतीत होती है, उसी प्रकार अंगों में लावण्य झलकता है। लावण्य योजना का अर्थ रूप का सौंदर्य अथवा बाह्य सौंदर्य होता है। लावण्य योजना के द्वारा सुंदरता प्रकट की जाती है। तो दोस्तों, लावण्य योजना का अर्थ क्या होता है? रूप का सौंदर्य। कई बार पूछा गया है दोस्तों कि लावण्य योजना से क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है लावण्य योजना का रूप का सौंदर्य अर्थात बाह्य सौंदर्य। सादृश्य। सादृश्य का अर्थ होता है आकृति में समानता। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सादृश्य का क्या अर्थ है। तो सादृश्य का अर्थ है आकृति में समानता। किसी मूल वस्तु, पदार्थ या भाव के साथ उसकी प्रतिकृति की समानता को सादृश्य कहते हैं। चित्रसूत्र में सादृश्य को चित्र की प्रधान वस्तु माना गया है। प्रसन्न नेत्र को खंजन पक्षी के समान बताया गया है। दोस्तों, प्रसन्न नेत्र को किसके समान बताया गया है? तो खंजन पक्षी के समान। स्थिर मुख को अंडाकृति के समान दिखाया गया है। स्थिर मुख को कैसा दिखाया गया है? अंडाकार आकृति के समान। विधि चित्र की आकृति में दर्पण के प्रतिबिंब के सामने सादृश्य होता है। अगला है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग को चित्रकला की सबसे कठिन साधना माना गया है। वर्णिका भंग को क्या माना गया है? चित्रकला की सबसे कठिन साधना। नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। किसकी? नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। चित्र रचना की सामग्री एवं रंगों का निर्माण, मिश्रण के नियम एवं चित्रण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 प्रकार के वर्णों का उपयोग किया गया है या 5 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। किसमें? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। कौन कौन सा? लाल, पीला, सफ़ेद, नीला और काला। लाल, पीला, नीला, काला और सफ़ेद। अगला है दोस्तों कला के तत्व। कला के 6 तत्व बताए गए हैं: रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल। सबसे पहले है रेखा। सबसे पहला क्या है? रेखा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न यूपी टीजीटी और पीजीटी में कई बार पूछा जा चुका है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है या दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी है उसे रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा। भारतीय चित्रकला में रेखा का बहुत महत्व है। किसका महत्व है? रेखा का। कहाँ? भारतीय चित्रकला में। अगला है प्रमुख रूप से रेखा 2 प्रकार की होती है। दोस्तों, प्रमुख रूप से रेखा 2 प्रकार की होती है: सरल रेखा और वक्र रेखा। कौन कौन सी? सरल रेखा और वक्र रेखा। जब किसी बिंदु या स्थान से एक ही तय दिशा में खींची गई रेखा सरल रेखा कहलाती है। दोस्तों, किसी भी एक बिंदु से एक ही डायरेक्शन में खींची गई रेखा सरल रेखा कहलाती है। किसी भी रेखा को खींचते समय यदि हम उसकी दिशा बदल दें तो वह वक्र रेखा लगने लगती है। किसी भी रेखा को खींचते समय यदि हम उसकी दिशा बदल दें तो वह वक्र रेखा लगने लगती है। ऑप्शन है चित्र सूत्र में कहा गया है रेखम प्रजंचनाचार्य। बिंदुओं के मध्य रेखी प्रभाव को अनुभूत रेखा कहते हैं। बिंदुओं के मध्य रेखी प्रभाव को क्या कहा जाता है? अनुभूत रेखा। एक ही दिशा में बढ़ाई गई 2 रेखाएं जो किसी स्थान पर नहीं मिलती समांतर रेखा कहलाती है।
दोस्तों, दो अलग अलग बिंदुओं से एक समान दिशा में खींची गई रेखा जो आपस में नहीं मिलती वो क्या कहलाती है? समांतर रेखा। जैसे नदी के दो किनारे, रोड के दो किनारे आपस में खींचे जाते हैं एक ही दिशा की ओर निश्चित बिंदुओं से, जो आपस में कभी नहीं मिलते, वो समांतर कहलाते हैं। एक ही स्थान पर बढ़ाई गई रेखाएं एक ही दिशा में आकर मिल जाएं, असमांतर रेखा कहते हैं। दोस्तों, एक निश्चित पॉइंट से शुरू हुई और आगे जाकर आपस में मिल जाएं, वह असमांतर रेखा कहती हैं। समांतर रेखा आपस में कभी नहीं मिलती और असमांतर रेखाएं आगे चलकर मिल जाती हैं। अगला है, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ रेखा का भी महत्व है। तो भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका भी महत्व है? रेखा का, या रेखा के साथ रंग का भी महत्व है। रेखांकन 8 प्रकार का होता है। रेखा के प्रभाव 7 प्रकार के होते हैं। सीधी, खड़ी, लंबवत रेखा ऊंचाई और ऊर्ध्वगमन का प्रतीक है। इसमें गौरव, दृढ़ता, संतुलन, स्थायित्व, आकांक्षा का प्रभाव होता है। किस रेखा में? सीधी, खड़ी, लंबवत रेखा में। क्षैतिज रेखा पड़ी हुई रेखा या आधार रेखा होती है। क्षैतिज रेखा कैसी होती है? पड़ी हुई या आधार रेखा। इसका प्रभाव स्थिरता, शांति, विस्तार, निष्क्रियता, विराम, आराम तथा मौन को प्रदर्शित करती है। अगला है, कणवत रेखा को आड़ी रेखा कहते हैं। कणवत रेखा को क्या कहते हैं? आड़ी रेखा। इसका प्रभाव गति, नाटिकता, व्याकुलता, क्रियाशीलता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। भारतीय कला का अर्थ एवं उसके स्वरूप का अगला भाग हम कल के वीडियो में लेकर फिर उपस्थित होंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आज शाम की क्लास में हम TGT 8 2013 के प्रश्न पत्र के बचे हुए प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे।